गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इतिहास का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। यानी कि चीज़ें कैसे हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी, इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमारा हेडिंग है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें क्या है कि एक वक्त था, यानी एक टाइम ऐसा था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते, यानी कि डेट को ज़्यादा याद करते थे। कब किस राज्य की राजा की ताजपोशी, यानी राजा ने सिंहासन पर बैठा, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती रहती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। यानी कि अगर हम इतिहास की बात करें तो हम सीधा नॉर्मल कहते हैं कि इतिहास में तारीखें बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबा हुआ है, बड़ा बोरिंग है भाई, बस तारीखें रटते जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी, यानी पुराने टाइम में चीज़ें कैसी थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे कि हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो एक समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करते हैं, यानी पहले ये था, बाद में ये था। अगर हम रोज़मर्रा की यानी हमारी डेली रूटीन में देखें तो हमें अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मान लो कुछ हमें दिख रहा है तो वह हमेशा से ऐसा हो रहा हो, लेकिन हम सब के सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आ जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और हमें ये सवाल पूछ जाते हैं कि जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घुट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू होगा। यानी कि हम किसी को चाय पीते हुए देखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई होगी। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके ध्यान में ये सवाल उठता होगा कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा कैसे कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आपने कभी ये उत्सुक हो सकते हैं कि किस जमाने से अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि उस समय कैसा था। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं रखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रतिक्रियाओं के कारण कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो कि एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सवेरे सवेरे चाय पीना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था, क्योंकि ये देखो आपको ये ऐड दिखा रखी है, ये लिप्टन चाय की ऐड है। क्योंकि विज्ञापन होते हैं उसमें भी पसंद और नापसंद होते हैं। अगर पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जो नए उत्पाद के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए, कैसे धीरे धीरे उन चीज़ों का चलन हुआ, वो चलन में आई थी। तो इस प्रकार ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव हुए थे। तो फिर लोग इतिहास की तरीकों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की वजह क्या है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यानी कि युद्ध हो गए, बड़ी बड़ी घटनाएं होगी, वो इतिहास होता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं को उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार ये लिखते हैं कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल को उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, उसके बाद कौन से राजा ने राजगद्दी संभाली। इस तरह की घटनाओं के बारे में निश्चित तिथि बताई जाती है। ये सारे काम स्टेप बाय स्टेप होते हैं, साल टू साल, ईयर टू ईयर, डे बाय डे। इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा होगा कि इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों को और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगते हैं, कि वे इस प्रकार ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार कैसे आए, संस्कृति और समाज किस तरह बदले, कौन सी तरीके। कुछ तरीकों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तरीके चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर हम अध्ययन का विषय बदल जाता है, तो अगर हम अपने मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तरीके भी बदल देते हैं।
एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें से हर एक गवर्नर जनरल के शासनकाल महत्वपूर्ण थे। यानी कि कितने गवर्नर जनरल आए, सबका शासनकाल के बारे में लिखा कि किसने कब से कहाँ तक शासन किया। जो हमारा प्रथम गवर्नर जनरल था वारन हेस्टिंग्स के शासनकाल से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये ख़त्म होते हैं। और अलग अलग अध्यायों से हम दूसरे गवर्नर जनरलों के बारे में, जैसे हेस्टिंग्स, वेल्जली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सारों के बारे में हम पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला छाए रहता है। पहले कोई आया, फिर उसके बाद दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, यानी वो चलते रहे। इतिहास को इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था कि सालों मानो इन कई सालों में इन लोगों के जीवन में बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास से अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास का अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान से सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसको कई टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ तालमेल रहे, सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि इसे आसानी से समझा जा सके या याद रखा जा सके। कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उन कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन को इर्द गिर्द चलता है उससे भारतीयों के की गतिविधियों को अपने में आप में कोई मायने नहीं रखती। इसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाकर रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम तिथियों को महत्व दिया तो ये महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, इसलिए हम तिथियों नई तिथि हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगी। इन अवधियां हम अवधियों को कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, यानी जो जेम्स मिल था, उन्होंने 3 विशाल खंडों में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत के इतिहास नाम की एक पुस्तक लिखी थी। 3 खंड बनाए थे। इन किताब में उन्होंने भारत का इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश भारत के इतिहास को हिंदुओं, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। क्या आपको भारतीय इतिहास के समझने में इस तरीके में कोई समस्या दिखाई दी? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतें, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच कौन कौन से बदलाव आए। जेम्स मिल को लगता था कि सारा एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी थी कि उन्होंने भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाही का राज चलता होगा और यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। फिर मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा रहा था उसको। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक भी सुझाव दिया कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान हो और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कोई किसी धर्म के एक साथ कोई ऐसा धर्म था कि कई धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए
वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन तरह में बांटते हैं। भारत का इतिहास प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम इस अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे अपना सकते हैं? जैसा कि आप अपनी किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही ये आर्थिक विकास की प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपने इस लेसन को अच्छे से देखना है, वीडियो को, और इसको ध्यान से सुनना और समझना है। ओके।